सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहता है कि कई मौजूदा शिक्षकों को भी अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करनी होगी। ये फैसला क्यों आया और इसका असर क्या हो रहा है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने कुछ समाचारों के अंश और विश्लेषण हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है, शिक्षक इसके विरोध में क्यों उतर आए हैं, क्या कानूनी दांव पे चल रहे हैं और सरकार का इसमें क्या रुख है। हमारा लक्ष्य है इस जटिल स्थिति के हर पहलू को टटोलना और ये समझना कि टेट की इस अनिवार्यता का असल मतलब क्या है और ये उन शिक्षकों के लिए क्या मायने रखता है जो सालों से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा पास करने या न करने तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। ये सीधे तौर पर उन लाखों शिक्षकों के अधिकारों और नियमों को लागू करने के तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति एक ऐसे दौर में हुई थी जब ये टेट की शर्त लागू ही नहीं थी। उनकी चिंताएं और तर्क समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उस आदेश से जिसने ये सारी हलचल शुरू की। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इसमें क्या मुख्य बातें कही गई? देखिए, आदेश का सार ये है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक जिनकी सेवा अवधि अभी 5 साल से ज्यादा बची है, उन्हें आने वाले 2 सालों के भीतर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 2 साल के अंदर? हाँ, 2 साल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्देश है, क्योंकि ये उन पर भी लागू हो रहा है जो पहले से नौकरी में है। और जहाँ तक मुझे याद है, ये सिर्फ लंबी सेवा अवधि वालों के लिए नहीं है, जिनकी नौकरी कम बची है उनके लिए भी कुछ कहा गया है, सही? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम का समय बचा है, अगर उन्हें प्रोन्नति यानी प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। अच्छा, प्रमोशन के लिए जरूरी? हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये फैसला लगभग सभी मौजूदा शिक्षकों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, चाहे उनकी सर्विस कितनी भी बची हो। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी नौकरी बचाए रखना चाहते हैं, मतलब अगर 5 साल से ज्यादा सेवा बची है, तो उन्हें इस परीक्षा से गुजरना होगा। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, इस आदेश के आते ही जाहिर तौर पर शिक्षकों में, खासकर एक खास वर्ग में काफी बेचैनी फैल गई। ये कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित महसूस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा चिंता उन शिक्षकों में है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई थी। अच्छा, 2010 से पहले वाले? हाँ, ये तारीख महसूस हुआ है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब NCTE ने टेट को शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर अनिवार्य किया था। इससे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। वो उस समय के भर्ती नियमों के तहत योग्यता पूरी करके नियुक्त हुए थे। इन शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार करीब 10 लाख शिक्षक इस दायरे में आते हैं। 10 लाख, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है और संघ ने शायद इसी आधार पर आवाज उठाई है। निश्चित रूप से इसी व्यापक प्रभाव को देखते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये फैसला उन लाखों शिक्षकों के साथ न्याय नहीं करता जो सालों से बल्कि कुछ तो दशकों से पूरी निष्ठा से पढ़ा रहे हैं। हाँ, सालों का अनुभव है उन्हें। बिल्कुल। जैसे कि याचिका में उल्लेख है, इनमें से कई शिक्षक अब 50 या उससे भी ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। इस पड़ाव पर आकर उनसे दोबारा एक पात्रता परीक्षा पास करने की उम्मीद करना, क्या ये व्यवहारिक और न्यायसंगत है? ये सवाल उठाया जा रहा है। उम्र के अलावा क्या उनकी योग्यता या क्षमता पर भी कोई सवाल उठाया गया है, जिसके जवाब में ये टेट जरूरी बताया जा रहा है? संघ का इस पर क्या कहना है? संघ का एक मजबूत तर्क ये है, जो हमारे स्रोतों में भी उभर कर आया है, कि ऐसा कोई ठोस सबूत या अध्ययन सामने नहीं आया है जो ये दिखाता हो कि जिन शिक्षकों ने टेट पास नहीं किया है वे पढ़ाने में कम सक्षम हैं या उनकी गुणवत्ता में कोई कमी है। अच्छा। उनका कहना है कि इन शिक्षकों ने वर्षों के अनुभव से अपनी योग्यता साबित की है। स्कूलों के परिणाम, छात्रों की प्रगति, ये सब उनके काम का प्रमाण है। सिर्फ एक परीक्षा पास ना होने के आधार पर उनकी पूरी सेवा और अनुभव को कैसे नकारा जा सकता है? ये तो हुई अनुभव और उम्र की बात, लेकिन कानूनी तौर पर इस फैसले को चुनौती देने का सबसे बड़ा आधार क्या है? आपने शुरू में इशारा किया था कि नियमों को लागू करने के तरीके पर सवाल है। हाँ, और ये इस मामले का शायद सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। मुख्य चिंता और चुनौती इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पूर्व प्रभाव से लागू किया जा रहा है, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली। हाँ, कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि किसी नियम या कानून को उस तारीख से पहले के मामलों पर भी लागू करना जब वो नियम अस्तित्व में ही नहीं था।
यहाँ टेट की अनिवार्यता 2010 में आई, लेकिन इसे उन शिक्षकों पर भी लागू किया जा रहा है जिनकी नियुक्ति उससे पहले हुई थी। ये स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है कि किसी को उन शर्तों के आधार पर परखा जाए जो उसकी नियुक्ति के समय लागू ही नहीं थी। तो ये पूर्व प्रभाव से लागू होना ही मुख्य कानूनी चुनौती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये सीधे तौर पर उन शिक्षकों के सेवा शर्तों और अधिकारों को प्रभावित करता है। इससे न सिर्फ उनकी नौकरी जाने का खतरा पैदा होता है अगर वे 2 साल में पास नहीं कर पाते। हाँ, नौकरी जाने का डर। बिल्कुल, बल्कि प्रमोशन रुकने का भी डर है। ये उनके सम्मान, आजीविका और भविष्य से जुड़ा सवाल है। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या कानून को इस तरह पीछे जाकर लागू किया जा सकता है, खासकर जब लोगों का करियर दांव पर लगा हो। यह रूल ऑफ लॉ के मूल सिद्धांतों से भी जुड़ा है कि कानून स्पष्ट, पहले से ज्ञात और भविष्यलक्षी होना चाहिए। ये कानूनी बारीकी समझना जरूरी था। अब उस पुनर्विचार याचिका पर लौटते हैं जो शिक्षक संघ ने दायर की है। उसमें इस पूर्व प्रभाव वाले तर्क के अलावा और क्या खास बातें कही गई हैं? याचिका में एक और बहुत ही ठोस और प्रक्रियात्मक दलील दी गई है जो सीधे एनसीटीई की अधिसूचना से जुड़ी है। देखिए, प्रक्रिया ये थी कि शिक्षा का अधिकार मतलब आरटीई कानून की धारा 23.1 के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई कि वो किसी शैक्षणिक प्राधिकरण को नियुक्त करे जो शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करेगा। हाँ, एकेडमिक अथॉरिटी। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने इस काम के लिए एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अधिकृत किया। यहाँ तक सब स्पष्ट है? ठीक है, तो एनसीटीई को ये जिम्मेदारी मिली, फिर क्या हुआ? इसके बाद एनसीटीई, जो कि भारत में शिक्षक शिक्षा के मानक तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी की। वही 2010 वाली? हाँ जी। इसी अधिसूचना के जरिए टीईटी को कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता बनाया गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी अधिसूचना के पैरा 4 में एक स्पष्ट छूट दी गई थी। छूट? किस तरह की छूट? पैरा 4 में साफ लिखा था कि ये अधिसूचना यानी टेट की अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगी जिनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख मतलब 23 अगस्त 2010 से पहले हो चुकी थी। ओहो, तो मतलब जो शिक्षक पहले से सेवा में थे उन्हें इस नई शर्त से मुक्त रखा गया था? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की ग्रैंडफादर क्लॉज थी जो मौजूदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करती है। अच्छा, तो मूल अधिसूचना में ही ये बचाव का रास्ता मौजूद था? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और शिक्षक संघ की याचिका का ये केंद्रीय बिंदु है। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 सितंबर के फैसले में एनसीटीई की अधिसूचना के इस पैरा 4 को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। अनदेखा कर दिया? हाँ, याचिका कहती है कि कोर्ट ने फैसले में अधिसूचना का जिक्र तो किया, लेकिन पैरा 4 में दी गई इस महत्वपूर्ण छूट का कोई संज्ञान नहीं लिया, मानो वो पैराग्राफ मौजूद ही ना हो। इसे फैसले में एक स्पष्ट त्रुटि मतलब एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जो पुनर्विचार का एक मजबूत आधार बनता है। वे मांग कर रहे हैं कि कम से कम फैसले के उस हिस्से पर दोबारा विचार हो जो इस छूट को नजरअंदाज करता है। अगर एनसीटीई की अधिसूचना में ये छूट थी, तो क्या एनसीटीई ने कभी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भी ये बात साफ की थी? हाँ, की थी, और ये बात शिक्षक संघ के दावे को और वजन देती है। याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि एनसीटीई ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल किए गए एक हलफनामा मतलब एफिडेविट में ये स्पष्ट किया था कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एनसीटीई ने खुद कहा था? जी हाँ, यानी जिस संस्था ने टीईटी लागू किया वो खुद ही मान रही थी कि ये शर्त पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होती। इन सभी तथ्यों को फैसले में नजरअंदाज किया जाना ही पुनर्विचार याचिका का मुख्य आधार है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है कि छूट वाले प्रावधान और एनसीटीई के अपने हलफनामे को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। क्या इस लड़ाई में शिक्षक संघ अकेले हैं या सरकारों का भी उन्हें साथ मिल रहा है? नहीं, वो अकेले नहीं हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 राज्य सरकारों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। अच्छा, यूपी और तमिलनाडु सरकारें भी? हाँ, ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी इस फैसले के संभावित असर को लेकर गंभीर हैं और शायद अपने राज्य के शिक्षकों की चिंताओं को समझ रही हैं। उनका याचिका दाखिल करना इस मामले को और राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व देता है। और केंद्र सरकार जिसने आरटीई कानून बनाया और एनसीटीई को अधिकृत किया, उसका इस मुद्दे पर क्या रुख है? ये भी एक दिलचस्प पहलू है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार का भी स्टैंड कमोबेश वही है जो शिक्षक संघ और राज्य सरकारें कह रही हैं। क्या बात है। हाँ, केंद्र का भी मानना है कि टेट की अनिवार्यता केवल आरटीई कानून लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए थी, न कि उन पर जो पहले से व्यवस्था का हिस्सा थे। जब कानून लाने वाली सरकार खुद ये मान रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक और मजबूत तर्क बनता है। तो कानूनी तौर पे मामला काफी मजबूत दिख रहा है। पूर्व प्रभाव का मुद्दा, एनसीटीई अधिसूचना का पैरा 4, एनसीटीई का हलफनामा और राज्य व केंद्र सरकारों का रुख। क्या कोई और पहलू भी है जिस पर शिक्षकों या याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया है? हाँ, एक और व्यावहारिक तर्क दिया गया है जो कुछ राज्यों की भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है। याचिका में ये बताया गया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे कई राज्यों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया काफी पहले से ही बहुत कठोर रही है। कठोर रही है मतलब वहां भर्तियां लोक सेवा आयोगों यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस पीएससीज या समकक्ष राज्य स्तरीय चयन बोर्डों द्वारा आयोजित कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती आई हैं। अच्छा, पीएससी के जरिए, यानी वहां चयन का पैमाना पहले से ही काफी ऊंचा था। बिल्कुल। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं अक्सर काफी चुनौतीपूर्ण होती हैं और कुछ मामलों में तो इन्हें टेट से भी अधिक कठिन माना जाता है। टेट से भी कठिन? हाँ, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। इनमें विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि का विस्तृत परीक्षण होता है। तो सवाल ही उठाया जा रहा है कि जब शिक्षकों का चयन पहले ही ऐसी कड़ी मेरिट आधारित प्रक्रिया से हो चुका है जिससे उनकी गुणवत्ता काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है, तो फिर उन पर पूर्वव्यापी प्रभाव से एक और मानकीकृत परीक्षा मतलब टेट थोपना कहां तक उचित और तार्किक है? ये एक तरह से उन स्थापित और कठिन प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाने जैसा है। ये तो एक विरोधाभास की तरह लगता है कि जो लोग पहले ही एक कठिन परीक्षा पास करके आए हैं, उन्हें अब एक दूसरी शायद उतनी कठिन नहीं परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है, वो भी सालों बाद। सही कहा। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा गया है कि यहां तक कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होती है, मतलब जैसे किसी दिवंगत कर्मचारी के आश्रित, उनके लिए भी समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान है ताकि उनकी क्षमता बनी रहे या बढ़े। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह होती है? हाँ, तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए व्यवस्था में पहले से ही कई तंत्र मौजूद हैं। सिर्फ टेट को ही एकमात्र पैमाना मान लेना, खासकर अनुभवी शिक्षकों के लिए, सवालों के घेरे में है। ये सारे तर्क मिलकर निश्चित रूप से पुनर्विचार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो अपना समय लेती है। इस बीच जमीनी हकीकत क्या है? क्या शिक्षक केवल अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन शिक्षक समाज इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है और अपना विरोध भी दर्ज करा रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? हाँ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के हवाले से जो खबरें आई हैं, उनके अनुसार देश भर में शिक्षक काली पट्टी बांधकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ताकि उनका विरोध शांतिपूर्ण ढंग से दर्ज हो सके। काली पट्टी बांधकर? जी। इसके साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें शायद लाखों शिक्षकों के हस्ताक्षर जुटाकर सरकार और न्यायपालिका तक उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये दिखाता है कि ये मुद्दा उनके लिए कितना अहम है और वे इसे लेकर कितने संगठित और गंभीर हैं। तो अदालतों में कानूनी दलीलें और सड़कों पर या कहिए स्कूलों में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, दोनों मोर्चों पर ये लड़ाई जारी है। हाँ, और ये विरोध प्रदर्शन और याचिकाएं मिलकर निश्चित रूप से एक दबाव बनाती हैं कि इस फैसले के व्यापक प्रभावों पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाए। ये सिर्फ कानूनी नुक्ते की बात नहीं है, ये उन लाखों शिक्षकों की जिंदगियों, उनके सम्मान और शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनके योगदान से जुड़ा मसला है। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को एक आदेश दिया जिसमें मौजूदा शिक्षकों, खासकर जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है, के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। और कम सेवा वालों के लिए प्रमोशन हेतु। हाँ, और कम सेवा वालों के लिए प्रमोशन हेतु इसे जरूरी बना दिया। इस आदेश का उद्देश्य भले ही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना रहा हो, लेकिन इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। लाखों शिक्षक, विशेषकर वो जो 23 अगस्त 2010 मतलब जब टेट अनिवार्य हुआ उससे पहले नियुक्त हुए थे, इस फैसले से सीधे प्रभावित हो रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सही। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें और यहां तक कि केंद्र सरकार का भी मानना है कि ये अनिवार्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। और उनका मुख्य आधार एनसीटीई की मूल अधिसूचना 2010 का पैरा 4 है, जिसमें इन शिक्षकों को स्पष्ट छूट दी गई थी और जिसे फैसले में नजरअंदाज किए जाने का आरोप है।
साथ ही कुछ राज्यों की कठोर भर्ती परीक्षाओं जैसे पीएससी वाली बात का हवाला देकर भी टीईटी की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया अब चलेगी, पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों पर क्या रुख अपनाता है। शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सही कहा। और ये पूरा प्रकरण हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, कई राज्यों में शिक्षकों की भर्ती पहले से ही काफी प्रतिस्पर्धी और कठिन परीक्षाओं के जरिए होती रही है। हाँ, ये बात तो सामने आई। ऐसे में ये विचारणीय प्रश्न उठता है, अगर चयन प्रक्रिया पहले से ही गुणवत्ता परखने में सक्षम थी, तो क्या सभी पर, खासकर उन शिक्षकों पर जो दशकों से सेवा दे रहे हैं और उस समय के नियमों के तहत योग्य थे, एक मानकीकृत परीक्षा जैसे टेट को पूर्वव्यापी प्रभाव से थोपना वास्तव में गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे न्यायसंगत और प्रभावी तरीका है? या फिर ये उनके लिए एक अनावश्यक बोझ, मानसिक दबाव और कानूनी उलझन पैदा करता है? क्या मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा बेहतरी की गारंटी होता है, विशेषकर जब इसका सामना उन लोगों से हो जो स्थापित प्रणालियों के तहत लंबे समय से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिस पर शायद नीति निर्माताओं और न्यायपालिका को भी विचार करना होगा।